अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने लगे हैं डैट इज़ प्रोग्नोसिस। लास्ट वीडियो के अंदर हमने डायग्नोसिस को डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करेंगे कि प्रोग्नोसिस क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रोग्नोसिस की डेफिनेशन क्या है। ठीक है, और उसके बाद हम आउटलाइन से प्रोग्नोसिस के जितने भी टॉपिक्स मैंशनड हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। अच्छा, डायग्नोसिस के अंदर हमने डायग्नोस कर लिया कि पेशेंट को क्या डिजीज़ है। ठीक है, और उसके बाद हम प्रोग्नोसिस बनाते हैं। प्रोग्नोसिस क्या होता है? प्रोग्नोसिस ये होता है कि हम इसमें देखते हैं कि जो पर्सन है वो किस लेवल तक ठीक हो सकता है। ठीक है, और उसे उस लेवल तक ठीक होने में कितना टाइम रिक्वायर्ड है। ठीक है, ये आता है प्रोग्नोसिस के अंदर। फॉर एग्जांपल, अगर लो बैक पेन का पेशेंट है तो हम कहते हैं कि ये 6 महीने में ठीक होगा। ठीक है, तो इस तरह जो भी चीज़ें हम देखते हैं कि कितना टाइम लगेगा एक पर्सन को एक डिजीज़ से रिकवर होने के अंदर और किस हद तक वो रिकवर हो सकता है, डैट इज़ कॉल्ड प्रोग्नोसिस। ठीक है, मतलब कि आपने प्रोग्नोसिस की डेफिनेशन में सिंपल आपने ये याद रखना है कि पर्सन कितना इम्प्रूव हो सकता है। ठीक है, और कितने टाइम में इम्प्रूव हो सकता है, ये दोनों चीज़ें आती हैं प्रोग्नोसिस के अंदर। अब हम आउटलाइन के अकॉर्डिंग टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं। आउटलाइन पे जो पहला टॉपिक है डैट इज डिटरमाइन द प्रिडिक्टेड लेवल ऑफ ऑप्टिमल फंक्शनिंग एंड द अमाउंट ऑफ टाइम रिक्वायर्ड टू अचीव दैट लेवल। मतलब कि हमने देखना है कि जो पर्सन है वो अपनी नॉर्मल फंक्शनिंग किस हद तक कर सकता है। ठीक है, और उसे कितना टाइम रिक्वायर्ड होगा उस लेवल को अचीव करने के लिए। ठीक है, पॉइंट 1 में क्या है? प्रिडिक्टेड लेवल ऑफ फंक्शन प्लस टाइम। ठीक है, अब इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम जो है वो पेशेंट की फ्यूचर पिक्चर बनाते हैं। ठीक है, फ्यूचर पिक्चर किस तरह बनाते हैं? फ्यूचर पिक्चर हम उसकी रिकवरी के लिहाज से बनाते हैं कि हम देखते हैं कि पेशेंट जो है वो कितना बेटर हो सकता है। आया कि वो फुल रिकवर कर सकता है, ठीक है, या वो पार्शली रिकवर करेगा। ठीक है, या वो सिर्फ अपना करंट लेवल मेंटेन कर सकेगा। ठीक है, मेंटेन ओनली करंट लेवल। ठीक है, सबसे पहले हम इसमें देखेंगे कि पेशेंट आया कि फुल रिकवर हो सकता है या नहीं हो सकता, या पार्शियल रिकवर होगा, या सिर्फ वो अपना करंट लेवल ही मेंटेन रख सकता है, वो रिकवर नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद ये चीज ये था पहली चीज प्रिडिक्टेड लेवल ऑफ फंक्शन। ठीक है, ये है प्रिडिक्टेड लेवल ऑफ फंक्शन। अब प्रिडिक्टेड लेवल ऑफ टाइम में क्या आएगा? प्रिडिक्टेड लेवल ऑफ टाइम में ये आएगा कि अगर पेशेंट फॉर एग्जांपल फुल रिकवर हो सकता है तो वो कितने टाइम में होगा, पार्शियल रिकवर हो सकता है तो वो कितने टाइम में होगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम कह सकते हैं कि उसको 2 वीक लगेंगे रिकवर होने में। ठीक है, उसकी कंडीशन के अकॉर्डिंग है 6 वीक्स लगेंगे या 3 मंथ्स लगेंगे। ठीक है, या ये लॉन्ग टर्म चलेगा। ठीक है, ये सब हम बताते हैं प्रोग्नोसिस के अंदर। यानी बेसिकली हम कह सकते हैं कि प्रोग्नोसिस ये होता है कि प्रोग्नोसिस में एक तो हमारा गोल होता है। ठीक है, कि हमने ये गोल अचीव करना है। फॉर एग्जांपल हमने पेशेंट को फुल रिकवर कराना है या पार्शियल रिकवर कराना है। ठीक है, प्लस टाइम फ्रेम होता है कि ये सब कितने टाइम फ्रेम के अंदर होगा। ठीक है, और ये सब चीज़ें हम किसकी बेस पे बनाते हैं, किसकी बेस पे हमें पता चलती हैं? इवैल्यूएशन की बेस पे, डायग्नोसिस की बेस पे, एविडेंस की बेस पे और पेशेंट की कंडीशन की बेस पे। ठीक है, पेशेंट की कंडीशन पे किस तरह, पेशेंट की कंडीशन पे इस तरह के फॉर एग्जांपल एक वीक पेशेंट है, ओल्ड एज का पेशेंट है तो उसकी रिकवरी कम होगी। ठीक है, ये सारे फैक्टर्स किस तरह इन्वॉल्व होते हैं वो हम आगे देखते हैं। अच्छा, अब मैं आपको एक एग्जांपल दे के बताती हूँ। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक पेशेंट है पोस्ट ACL रिकंस्ट्रक्शन का। ठीक है, मतलब कि उसकी ACL की रिकंस्ट्रक्शन हुई है और अब हम उसका रिकवरी टाइम देखेंगे कि उसका क्या है। बेसिकली हम बताएंगे कि उसका प्रोग्नोसिस क्या है। इसका प्रोग्नोसिस फॉर एग्जांपल हमारे पास है कि वो अपनी जो फुल नी की रेंज ऑफ मोशन है, ठीक है, और जो भी उसकी स्पोर्ट्स रिलेटेड एक्टिविटीज़ हैं वो 6 to 9 मंथ्स में अचीव कर सकता है अलोंग विद
रिहैब, ठीक है। अगर वो प्रॉपर रिहैब लेगा तो वो 6 से 9 महीने के अंदर अपनी फंक्शनल एक्टिविटीज़ की तरह वापस आ सकता है। अदरवाइज ये टाइम ड्यूरेशन और डिले हो जाएगा। डैट इज़ कॉल्ड प्रोग्नोसिस, ठीक है। ये था आउटलाइन का फर्स्ट टॉपिक, ठीक है। अब हम डिस्कस कर लेते हैं आउटलाइन का सेकंड टॉपिक, दैट इज रिकॉग्नाइजिंग बैरियर्स दैट मे इम्पैक्ट द अचीवमेंट ऑफ ऑप्टिमल फंक्शनिंग विद इन अ प्रेडिक्टेड टाइम फ्रेम इंक्लूडिंग एज, मेडिकेशन, सोशो इकोनॉमिक स्टेटस, कोमोर्बिडिटीज, कॉग्निटिव स्टेटस, न्यूट्रिशन, सोशल सपोर्ट एंड इन्वायरमेंट, ठीक है। बेसिकली अब इसमें हम बैरियर डिस्कस करेंगे, कौन कौन सी ऐसी रुकावटें आ सकती हैं जिसकी वजह से जो हमने टाइम फ्रेम बताया है, फॉर एग्जांपल हमने बताया कि 9 महीने में पेशेंट ठीक हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे कौन से बैरियर्स आ सकते हैं जो इस टाइम ड्यूरेशन को डिले कर सकते हैं कि इससे ज़्यादा टाइम लग जाए पेशेंट की रिकवरी के अंदर, ठीक है। अब हम इन सारे फैक्टर्स को बारी बारी डिस्कस कर लेते हैं। टॉपिक क्या है हमारा? टॉपिक है रिकॉग्नाइजिंग बैरियर्स टू ऑप्टिमल फंक्शन। ठीक है। अच्छा, अब बेसिकली जैसे मैंने आपको पहले बताया कि इसमें हमने उन बैरियर्स को रिकॉग्नाइज करना है जो क्या कर सकते हैं, जो ऑप्टिमल फंक्शनिंग को अचीव करने में हमारी जो है वो रुकावट बन सकते हैं, ठीक है। उसको स्लो डाउन कर सकते हैं, ठीक है। जो हमारा टाइम फ्रेम हमने दिया है, जो हमारा प्रिडिक्टेड टाइम फ्रेम है, उसके अंदर ऑप्टिमल फंक्शनिंग को अचीव करने का जो प्रोसेस है उसको डिले कर सकते हैं या स्टॉप कर सकते हैं, ठीक है। उसमें डिफरेंट फैक्टर्स थे जो मैंने अभी बोले हैं, ठीक है। वो सब हम बारी बारी डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। अब सबसे पहला जो फैक्टर है जिसको वो कह रहे हैं कि ये जो हमारे पास रिकवरी का प्रोसेस है उसको या तो स्लो कर सकता है या लिमिट कर सकता है या डिफ़िकल्ट बना सकता है, ठीक है। बेसिकली ये सारे फैक्टर्स ही कहीं ना कहीं रिकवरी को स्लो कर सकते हैं, लिमिट कर सकते हैं या फिर डिफ़िकल्ट बना सकते हैं। सबसे पहला फैक्टर जो वो कह रहा है दैट इज़ एज। अच्छा, अब एज किस तरह इफेक्ट कर सकती है? अब हमें पता है कि एक तो हो सकती है ओल्डर एज, ठीक है। दूसरी हो सकती है यंगर एज। अब जो ओल्डर एज के पीपल होंगे ना, उनमें क्या होगा, उनमें हमें पता है कि हीलिंग स्लो होती है, ठीक है। उनमें हीलिंग स्लो होगी एज कम्पेयर टू यंगर एज के जो पर्सन होंगे, ठीक है। हीलिंग स्लो होगी, ठीक है। उनके अंदर जो है डीजनरेशन ज़्यादा होगी क्योंकि उनकी एज ज़्यादा है ना, उनकी बॉडी के प्रोसेसेस उस तरीके से काम नहीं कर रहे जिस तरह एक यंगर पर्सन के करते हैं, ठीक है। और इनके अंदर कोमोर्बिडिटीज़ भी ज़्यादा होती हैं। कोमोर्बिडिटीज़ होता है जो बंदे को साथ छोटी मोटी बीमारियां लगी होती हैं, जैसे शुगर, ब्लड प्रेशर, हार्ट का मसला, ठीक है। इस तरह के जो छोटे मोटे मसले साथ होते हैं ना, उनको हम कोमोर्बिडिटीज़ कहते हैं, ठीक है। तो ओल्डर एज के अंदर कोमोर्बिडिटीज़ भी ज़्यादा होती हैं एज़ कम्पेयर टू यंगर एज। तो इस वजह से जो है वो जो हमारी जो रिकवरी का प्रोसेस है वो स्लो हो सकता है, ठीक है, या लिमिट हो सकता है या डिफ़िकल्ट हो सकता है, ठीक है। एज़ कम्पेयर टू यंगर एज में क्या होगा कि जो हीलिंग है वो फास्टर होगी, ठीक है। हीलिंग फास्टर होगी और जो पर्सन है वो ज़्यादा जल्दी रिकवर कर सकता है एज़ कम्पेयर टू ओल्डर एज, ठीक है। अब मैं आपको एग्जांपल देके बताती हूँ। फॉर एग्जांपल एक पर्सन है, उसकी एज है 25 ईयर्स, ठीक है। और एक पर्सन है जिसकी एज है 75 ईयर्स, ठीक है। अब इसको हो गया एंकल स्प्रेन, दोनों को ही एंकल स्प्रेन हो गया, ठीक है। तो अब जाहिर सी बात है प्रोग्नोसिस किसका अच्छा होगा, किसका जल्दी होगा, कौन सा जल्दी रिकवर करेगा? ऑब्वियसली जिसकी एज कम है वो पर्सन जल्दी रिकवर कर जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास सेकंड फैक्टर आ जाता है मेडिकेशंस। मेडिकेशंस किस तरह जो है वो हीलिंग के या रिकवरी के प्रोसेस को स्लो डाउन कर सकती हैं, लिमिट कर सकती हैं या डिफ़िकल्ट बना सकती हैं। हमें पता है कुछ मेडिसिन होती हैं उनके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, ठीक है। जैसे कि अब स्टीरॉइड्स हैं, ठीक है। स्टीरॉइड्स क्या करती हैं? स्टीरॉइड्स जो है वो टिश्यू हीलिंग को अफेक्ट करती हैं, ठीक है। और जो बोन की डेंसिटी है ना उसको भी इफेक्ट कर रही होती हैं, ठीक है। स्टीरॉइड्स जो हैं बोन की डेंसिटी को प्लस टिश्यू हीलिंग को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती हैं। सेकंड, जो हार्ट के पेशेंट्स होते हैं वो एंटीकोएगुलेंट्स पे होते हैं, ठीक है। एंटीकोएगुलेंट्स में क्या होता है, ब्लीडिंग रिस्क होता है कि ब्लीडिंग हो सकती है, ठीक है।
क्योंकि एंटीकोएगुलेंट्स में बेसिकली उनको जो है ना वो ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होती है, तो जब भी उनको कोई इंजरी वगैरह हो, ठीक है, इसीलिए वो एंटीकोएगुलेंट्स पे होते हैं, तो उनके अंदर ब्लीडिंग रिस्क ज़्यादा होता है, ठीक है। उसके बाद सीडेटिव्स का क्या साइड इफ़ेक्ट हो सकता है कि इनमें जो है जाहिर सी बात है, जब बंदे ने कोई सीडेटिव ली होगी तो उनमें फॉल का रिस्क ज़्यादा होगा, ठीक है, क्योंकि उसमें बंदा नींद में नशे में रहता है, तो उसमें जो है वो फॉल के चांसेस ज़्यादा होंगे, ठीक है। और उसकी जो अलर्टनेस है वो भी कम होगी, वो ज़्यादा अलर्ट नहीं होगा, ठीक है। मेडिकेशंस जो है वो एक्सरसाइज टॉलरेंस पे और साथ साथ जो है वो हीलिंग पे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट डाल रही होती है, ठीक है। अब हम डिस्कस कर लेते हैं थर्ड फैक्टर। थर्ड फैक्टर हमारे पास आ जाता है सोशो इकोनॉमिक स्टेटस। सोशो इकोनॉमिक स्टेटस। सोशो इकोनॉमिक स्टेटस किस तरह इफेक्ट कर सकता है रिकवरी को, ठीक है। अगर तो फॉर एग्जांपल पर्सन के पास इनकम कम है, ठीक है, लो इनकम है, ठीक है, या उसे फाइनेंशियल स्ट्रेस का सामना करना पड़ रहा है, तो उसके पास इतने वसाइल नहीं होंगे कि वो अपना ट्रीटमेंट करवा सके, ठीक है, जिससे उसकी रिकवरी स्लो हो सकती है या डिले हो सकती है, ठीक है, या हो ही ना, उसकी रिकवरी हो ही ना पाए क्योंकि उसके पास इतने ज़राए नहीं है, ठीक है। वो फिजियोथेरेपिस्ट को अफोर्ड ही नहीं कर सकता, उसकी फ़ीस ही ज़्यादा है, ठीक है, या उसने अगर हॉस्पिटल आना है तो उसके पास ट्रांसपोर्ट नहीं है, ठीक है, उसे घर पे भी कोई इक्विपमेंट नहीं है जिसको वो यूज़ करके जो है वो अपनी रिकवरी कर सके, ठीक है, जैसे कि कोई भी इलेक्ट्रोथेरेपी डिवाइसेस होती है, ठीक है। और दूसरा उसकी इनकम ही कम है, वो फाइनेंशियल स्ट्रेस का उसको सामना है, तो जाहिर सी बात है उसकी खुराक भी इतनी अच्छी नहीं होगी, पुअर न्यूट्रिशन होगी, क्योंकि जो खुराक है उसका भी बहुत ज़्यादा रोल होता है हीलिंग पे, ठीक है। इस तरह सोशो इकोनॉमिक स्टेटस की वजह से क्या होता है कि पर्सन की जो हीलिंग है वो इफेक्ट हो रही होती है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती हैं कोमोर्बिडिटीज़। कोमोर्बिडिटीज़ क्या होती हैं ये मैंने आपको भी बताया, जो साथ में चलने वाली बीमारियां होती हैं छोटी मोटी, उसे हम कोमोर्बिडिटीज़ कहते हैं, जिसमें आ जाता है डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, हार्ट डिजीज़, सीओपीडी, ओबीसिटी या डिप्रेशन वगैरह, ठीक है। इन सब से नंबर वन पे तो क्या होता है कि एक तो हीलिंग स्लो हो जाती है, ठीक है। दूसरा इन पर्सनस में क्या होता है, एक्सरसाइज टॉलरेंस कम होती है, मतलब एक्सरसाइज को ज़्यादा टॉलरेट नहीं कर पाते, ठीक है। और इन पेशेंट्स के अंदर जिनको पहले इतनी बीमारियां लगी हुई हैं उनके अंदर कॉम्प्लिकेशंस के रिस्क भी ज़्यादा होते हैं, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल हमारे पास एक पर्सन है, उसका डायबिटिक फुट अल्सर है, ठीक है, जाहिर सी बात है उसको शुगर है, उसकी डायबिटीज़ है, उसकी वजह से उसका डायबिटिक फुट अल्सर है और साथ में उसको न्यूरोपैथी भी हुई हुई है, तो उसका प्रोग्नोसिस जो है वो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होगा एज़ कम्पेयर टू पर्सन जिसको शुगर नहीं है, ठीक है, और उसके फुट का मसला है, उसके फुट पे कोई वाउंड बन गया तो वो जल्दी हील हो जाएगा, ठीक है। हमने देखा, हमें पता है कि जो शुगर वाले पर्सन है उनका जो वाउंड है वो जल्दी हील नहीं होता, ठीक है, और जो एज़ कम्पेयर टू हेल्दी पर्सन तो उसका जो वाउंड है वो जल्दी हील हो जाएगा, ठीक है। फिफ्थ जो फैक्टर है हमारे पास, दैट इज कोग्निटिव स्टेटस। कोग्निटिव स्टेटस किस तरह रिकवरी को अफेक्ट करता है। कोग्निटिव स्टेटस में फॉर एग्जांपल अगर पर्सन को डिमेंशिया है, ठीक है, उसको भी भूलने की बीमारी है, ठीक है, या उसकी पुअर मेमोरी है, उसको कुछ याद ही नहीं रहता, ठीक है, लो अंडरस्टैंडिंग है, उसको चीज़ें कम समझ आती हैं, ठीक है, लर्निंग डिफ़िकल्टी है, उसे मतलब जो है वो चीज़ें वो सही से लर्न नहीं कर पाता, तो इस सब से उसको क्या होगा, उसको हम अगर फॉलो अप के लिए एक्सरसाइजेज लिख के देंगे ना कि उसने घर जाके फॉलो अप करना है, ठीक है, हम उसे एक्सरसाइजेज सिखाएंगे घर जाके ये कि एक्सरसाइज करनी है, तो उसको वो एक्सरसाइजेज याद ही नहीं रहेंगी, तो वो घर जाके फॉलो अप कैसे करेगा, ठीक है। दूसरा, ऐसे पर्सन के अंदर जो है वो सेफ्टी रिस्क भी ज़्यादा होता है, ठीक है। अच्छा, उनको जो है वो इंस्ट्रक्शन समझने में मुश्किल होती है, या तो उनको उनकी लो अंडरस्टैंडिंग होती है, ठीक है, या उनको वैसे लर्निंग डिफिकल्टी होती है कि उनकी पुअर मेमोरी होती है कि उन्हें सिखाओ भी तो वो भूल जाते हैं, ठीक है। इस तरह जो प्रोग्नोसिस है वो डिपेंड करता है कि पेशेंट कितना अच्छे तरीके से प्लान को अंडरस्टैंड कर सकता है और उसको फॉलो कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारे पास फैक्टर आ जाता है, दैट इज़ न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन किस तरह रिकवरी को अफेक्ट करती है, हमें पता है कि खुराक बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, ठीक है। अगर एक पर्सन की पुअर डाइट है, उसको प्रोटीन या विटामिन वगैरह की डेफिशिएंसी है, तो वो प्रॉपरली उसका जो अमाउंट है वो हील नहीं कर पाएगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर एक पर्सन को प्रोटीन या विटामिन की डेफिशिएंसी है या एनीमिया वगैरह से खून की कमी है, तो उसकी क्या होगी, जो टिश्यू की हीलिंग है वो स्लो हो जाएगी,
ठीक है। और साथ में उसको क्या होगा कि वीकनेस रहेगी और फटीग रहेगी। इसलिए जो डाइट है उसका भी बहुत ज़्यादा रोल है रिकवरी के अंदर, ठीक है। और एज़ कम्पेयर टू पर्सन जिनके अंदर गुड डाइट होगी उनके अंदर जो है वो ज़्यादा अच्छी हीलिंग होगी, ठीक है। उनकी एनर्जी ज़्यादा होगी, वो फटीग फील नहीं करेंगे, ना ही वीकनेस फील करेंगे, ठीक है। उनका इम्यून फंक्शन भी उनका अच्छा होगा, ठीक है। इस तरह जो है वो डाइट का रोल आ जाता है। उसके बाद जो नेक्स्ट फैक्टर है डैट इज सोशल सपोर्ट। सोशल सपोर्ट किस तरह इफेक्ट करती है? सोशल सपोर्ट किस तरह इफेक्ट करती है? सोशल सपोर्ट फैमिली की या फ्रेंड्स वगैरह की सपोर्ट भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, ठीक है। पेशेंट को रिकवर करने के लिए वो किस तरह के, फॉर एग्जांपल अगर पेशेंट जो पैरालाइज है या उसे स्ट्रोक वगैरह ही हुआ हुआ या पैरालिसिस हुआ हुआ, ठीक है, तो उसे जो है वो ट्रांसपोर्ट वगैरह की ज़रूरत होगी, ठीक है। एक्सरसाइज साथ करवाने के लिए किसी की ज़रूरत होगी, ठीक है। तो अगर उसको जो है वो सपोर्ट मिल रही होगी फैमिली की और फ्रेंड्स की तो वो ज़्यादा जल्दी प्रोग्रेस करेगा और ज़्यादा जल्दी रिकवर कर जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर उसको सपोर्ट नहीं मिलेगी, टॉक्सिक इन्वायरमेंट मिलेगा, तो उसकी जो है वो एक तो वो डिप्रेशन में जाएगा, ठीक है। उसकी मोटिवेशन भी कम हो जाएगी, ठीक है। और उसका प्रोग्नोसिस तो जाहिर सी बात है फिर पुअर हो जाएगा और वो जल्दी रिकवर नहीं करेगा। अब जाहिर सी बात है कि जो बंदा डिपेंडेंट हो जाता है किसी पे तो फिर आसपास वाले भी उससे तंग आ जाते हैं, ठीक है। इस केस में जो है वो उसको कोई सपोर्ट नहीं करते, घर का एनवायरनमेंट टॉक्सिक एनवायरनमेंट बन जाता है, तो फिर पर्सन ने क्या रिकवर होना है, वो बिल्कुल रिकवर नहीं हो पाता, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट फैक्टर है डैट इज इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट किस तरह इफेक्ट करता है रिकवरी में, कि उसमें होम सेटअप देखते हैं कि हम स्टेयर्स हैं, ये लिफ्ट लगी हुई है, ठीक है। हैंड रेल्स लगे हुए हैं, मतलब कि पकड़ पकड़ के चलने के लिए, जिनका बैलेंस डिस्टर्ब होता है, ठीक है। तो उनका जो फ्लोर है वो स्लिपरी वगैरह तो नहीं है कि बंदा स्लिप हो जाए और दोबारा से वो उस कंडीशन में चला जाए। तो इस तरह होम का जो सेटअप है वो भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है रिकवरी के ऊपर, ठीक है। इसके अलावा जो वर्क का एनवायरनमेंट है वो भी इफेक्ट करता है कि ठीक है उसकी जो वर्क है उसमें ये तो नहीं कि उसको ज़्यादा देर तक बैठना पड़ता है, प्रोलॉन्ग्ड सीटिंग है, ठीक है। तो प्रोलॉन्ग सीटिंग वगैरह से भी उसकी कंडीशन के अकॉर्डिंग, फॉर एग्जांपल उसके लिए प्रोलॉन्ग सीटिंग अच्छी नहीं है तो जाहिर सी बात है उसका फिर जो है वो रिकवरी टाइम कम हो जाएगा, ठीक है। ये सब चीज़ें डिसाइड करती हैं कि पेशेंट कितनी जल्दी फंक्शनल लेवल अचीव कर सकता है। ये सारे फैक्टर्स थे जो आपकी आउटलाइन में मेंशन थे, तो मैंने थोड़ा थोड़ा इनके बारे में बता दिया, ठीक है। क्योंकि ये आपके वाइवा के लिहाज से मैं कवर करी हूँ ना, इसलिए मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रही, ठीक है। मैं आपको सिर्फ जो पॉइंट लिखा हुआ है ना उसका बस एक्सप्लेनेशन दे रही हूँ कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आएंगी, क्या मतलब फॉर एग्जांपल वो वाइवा वाला जो है आपका टीचर वो आपसे पूछे कि हाँ जी बताएं कि इसका क्या मतलब है, तो आप उसको एक्सप्लेन कर सकेंगे इसका क्या मतलब है, ठीक है। ये कोई थ्योरी पेपर तो होता नहीं है कि आपने लंबे लंबे लॉन्ग क्वेश्चंस लिखने हैं। तो बेसिकली ये था हमारे पास प्रोग्नोसिस का टॉपिक, ठीक है। मतलब अब हमने इसमें क्या देखा, इसमें हमने ये देखा कि प्रोग्नोसिस बनाते वक्त हमने सिर्फ पेशेंट की पेन या रेंज ऑफ मोशन नहीं देखनी, ठीक है। बल्कि इसमें हमने पेशेंट की एज, मेडिसन्स, उसकी फाइनेंशियल सिचुएशन, ठीक है, उसकी जो कोमोर्बिडिटीज़ हैं, साथ साथ चलने वाली बीमारियां, ठीक है, उसकी दिमागी हालत, उसकी खुराक, उसकी फैमिली सपोर्ट, उसकी इन्वायरमेंट की सपोर्ट, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमने देखनी है और हमने देखना है कि ये सारी चीज़ें उसकी जो डिजीज़ है उसको किस तरह इफ़ेक्ट करेंगी, ठीक है। वो इन फैक्टर्स की वजह से उसका प्रोग्नोसिस स्लो होगा, डिले होगा, ठीक है, या बिल्कुल ही लिमिट हो जाएगा। तो ये सब चीज़ें भी हमने प्रोग्नोसिस के अंदर ही देखनी है, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे अबाउट प्लान ऑफ केयर। थैंक यू।